क्या आप जानते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि सही और गलत अपने सामने दिखाई भी दे तब भी हम उसको मान नहीं सकते हैं। एक ऐतिहासिक शहर जिसकी गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं, वहां पर ऐसी घटना ने अपने पांव पसारने शुरू किए जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। एक हॉस्पिटल के अंदर पेपर पर पेन से ड्राइंग बनाती हुई 4-5 साल की नादान बेटी, जिसे कुछ भी पता नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ जानती है। आपने इस केस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा, फिर भी इस पर बात करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सोनाली बुधोलिया केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जाने माने और ऐतिहासिक शहरों में से एक झांसी से, जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का घर भी है। यही शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचवटी के पास शिव परिवार कॉलोनी पड़ती है। इसी कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, बुधोलिया परिवार। इसमें थे 3 लोग, संदीप बुधोलिया, सोनाली बुधोलिया और 4.5-5 साल की बेटी दर्शिता। परिवार में और भी लोग हैं, जैसे कि संदीप की माताजी विनीता, बड़े भाई कृष्ण कुमार और भाई की पत्नी यानी भाभी मनीषा। संदीप एक दवा की कंपनी में एमआर थे, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आमतौर पर ये लोग डॉक्टर्स के क्लिनिक, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इत्यादि में अपनी कंपनी की दवा का प्रचार प्रसार करते हैं, खास तौर से डॉक्टर्स के पास, कि आप हमारे ब्रांड की दवा ही पेशेंट्स को दीजिए। कथित तौर पर आजकल के कुछ डॉक्टर्स भी कंपनी की महंगी दवाएं रिकमेंड करने की फीस भी लेते हैं। इससे एमआर को भी कंपनी से कमीशन मिलता है, यानी दोनों का फायदा। और पेशेंट्स का क्या होगा। इनके बात करने का तरीका भी काफी अच्छा होता है, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं। ऐसे ही संदीप भी थे, इनका भी यही काम था, दवाओं को अलग अलग डॉक्टर्स के पास पहुंचाना और अपनी ही दवा पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कराना। इनकी पत्नी सोनाली एक हाउसवाइफ थी, बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती है। सोनाली जी का मायका मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लिधोरा गांव में पड़ता है। इनके माता पिता, बाकी परिवार यहीं रहते थे। सोनाली के मायके के लोग आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं जितने कि ससुराल वाले। ससुराल में तो संदीप और इनके भाई कृष्ण कुमार अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं। वहीं सोनाली के पिताजी संजीव त्रिपाठी एक ड्राइवर हैं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी है। हर पिता का जो सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, पति पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी वाला मिले, उसके परिवार के लोग भी अच्छे स्वभाव के हों। कहीं ना कहीं सोनाली के पिताजी ने भी ऐसा ही सोचा होगा। सोनाली और संदीप की शादी को 6 साल होने वाले हैं। इस बीच इनकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। एक प्यारी सी बेटी है जिसको ड्राइंग करने का, वाटर कलर से पेंटिंग करने का बहुत शौक था। 14 फरवरी 2025 वैलेंटाइंस डे का दिन है। आज सोनाली के मामा जी के बेटे यानी कजन भाई की शादी होनी थी। इनका घर झांसी जिले में ही समथर नामक इलाके में है। मामा की तरफ से भांजी और इनके पूरे परिवार को न्योता आया था। संदीप ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ही चली जाओ, ये नहीं जाएंगे। शादी के 2 दिन पहले ही 12 फरवरी को सोनाली अपनी बेटी दर्शिता को लेकर समथर चली गई। ससुराल से मामा का घर लगभग 68 किलोमीटर दूर है। जाहिर सी बात है कि मायके के लोग भी वहां पर पहुंचे होंगे। सोनाली बहुत एक्साइटेड थी अपने परिवार से मिलने के लिए, अच्छे से शादी को एंजॉय करेंगे। अब 14 फरवरी को शादी होती है। इसके बाद 16 फरवरी के दिन अचानक पति संदीप ने सोनाली को कॉल किया, बोला कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, अभी के अभी घर आ जाओ। सोनाली ये सुनकर थोड़ी चिंतित हो गई। अपने माता पिता और बाकी सबको बताया कि संदीप वापस बुला रहे हैं, लेकिन इनको जाने की इच्छा नहीं थी। परिवार ने सोचा कि अगर नहीं गई तो कहीं संदीप नाराज न हो जाएं, इसलिए इन्होंने बेटी को समझा बुझाकर भेज दिया। 16 फरवरी की शाम तक सोनाली अपनी बेटी को लेकर वापस ससुराल चली आई, शिव परिवार कॉलोनी। रात को डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में सो गए। सोनाली बेटी के साथ अलग रूम में थी और पति अलग रूम में। वैसे इनके घर के बाहर, अंदर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, मतलब पूरी सिक्योरिटी है। कॉलोनी भी सिक्योर थी। अब अगला दिन शुरू हुआ। आमतौर पर सोनाली अपने पति से पहले ही जगकर घर के कामों में लग जाती थी, नाश्ता तैयार करना, टिफिन बनाना। ये 17 फरवरी सोमवार का दिन है। पति संदीप की नींद खुली, अपने कमरे से बाहर निकले। इन्होंने ध्यान दिया कि पत्नी अभी भी सो रही है। पति ने पत्नी के रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं देती। कई बार कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला, डोर भी अंदर से बंद था। संदीप को थोड़ी घबराहट हुई। अब ये जबरदस्ती अंदर जाने का फैसला करते हैं। दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगे। काफी ट्राई करने के बाद दरवाजा खुलता है। ये अंदर गए। कमरे में इनकी बेटी बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन पत्नी संदिग्ध हालत में मिली। एक रस्सी है जो पंखे पर लगी है, बाकी आप समझ सकते हैं। ये देखते ही संदीप की हालत खराब हो गई। फौरन इन्होंने अपनी माँ और भाई को कॉल किया। एक गाड़ी से सोनाली को नजदीकी मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। साथ में बेटी दर्शिता भी थी।
सुबह के 7:15 बजे के आसपास संदीप ने अपने ससुराल यानी सोनाली के मायके में कॉल लगाया। ससुर संजीव त्रिपाठी जी को दुखद सूचना दी कि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा अनर्थ कर लिया है। ये सुनकर मायके के लोग भी बदहवास होकर फौरन टीकमगढ़ से झांसी के लिए रवाना हो गए। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 10 बजे के आसपास मायके वाले मेडिकल कॉलेज पहुंचे। संदीप ने इनको सारी चीजें बताई। कल रात को इनका अपनी पत्नी से बहस हो गया था। शायद उसको जल्दबाजी में घर बुला लिया, इसीलिए नाराज थी, तभी उसने गुस्से में ऐसी चीज की होगी। संदीप के अनुसार इसने दरवाजा तोड़ा है। घर में कैमरे भी लगे हैं, उससे भी साबित हो सकता है कि रूम में सोनाली और बेटी के अलावा और कोई नहीं था। हॉस्पिटल में ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच विवाद शुरू हो जाता है। सोनाली के पिता संजीव जी ने पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये सब कुछ कंट्रोल करके सोनाली को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। मजिस्ट्रेट के पंचनामे के बाद 2 डॉक्टर्स के पैनल ने अपनी जांच शुरू कर दी। अब इस घटना को सोनाली ने स्वयं किया है या फिर किसी और ने, ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने अपनी आगे की जांच भी शुरू कर दी। सोनाली के मायके के लोग से पूछताछ किया जाने लगा। एक टीम संदीप के घर पर भी जाती है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें कब्जे में लेते हैं और 16 फरवरी के शाम के बाद की फुटेज देखी जाने लगी। उस रात घर में क्या क्या हुआ था, किस बात पर झगड़ा हुआ, घर में और कौन लोग मौजूद थे, सब कुछ पता करना है। सोनाली की बेटी दर्शिता ये अपने नाना नानी के पास थी। अब 4-5 साल की बेटी है, इसको क्या ही पता होगा, क्या समझ होगी। और सही भी है, आसपास क्या हो रहा है उतना आइडिया नहीं। ये अपने एक मामा को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तुतलाकर बोलने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाते। छोटे बच्चे तो इसी तरह से बात करते हैं, पर कोई कुछ समझ नहीं पाता कि ये कहना क्या चाहती है। दर्शिता को ड्राइंग करने का बहुत शौक था। अगर इसके पास पेन पेपर आ जाए तो कुछ ना कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देती है। जब ये घर पर होती और कुछ ड्राइंग बनाती तो घूम घूम कर अपने पिता, अपनी दादी को दिखाती थी। व्हाट्सएप पर नाना नानी को भी वीडियो कॉल करके दिखाती कि आज मैंने ये बनाया है। यहाँ घटना के समय हॉस्पिटल में परिजनों ने इसको पेन और पेपर दे दिया कि मन बहला रहे और माँ को याद करके रोए ना, वरना चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के पुरानी बिल्डिंग के वार्ड के बाहर ये बेंच पर बैठी है, हाथ में एक पेन और पेपर ली है। आसपास परिजन, पुलिस ऑफिसर्स और कुछ मीडिया के लोग भी बैठे हैं। इसने कैमरे पर सबके सामने एक अजीब तरह की ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक महिला की टेढ़ी मेढ़ी चित्र बनाई, जिसके हाथ, पैर, सर सब हैं। लोगों ने पूछा कि ये कौन है, किसको बनाया। दर्शिता बोली मम्मा है। फिर ये एक और फिगर बनाती है महिला के साइड में, कंधे के पास। वो एक हाथ जैसी आकृति थी जो महिला के गले के पास आ रही है। अब ये किसका हाथ है? सोनाली और संदीप की शादी 27 फरवरी 2019 को हुई थी। अभी तारीख है 17 फरवरी 2025, यानी 10 दिन में ही शादी की सालगिरह आएगी, एनिवर्सरी होगी। 6 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये घटना हो जाती है। 2019 के आसपास सोनाली की उम्र रही होगी 22-23 साल। उधर संदीप की माँ अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रही थी जो बहू बन सके। अपने रिश्तेदारों को भी बोल दिया था। कॉमन रिलेटिव्स के जरिए ही सोनाली के पिताजी के पास भी रिश्ता आया था। इन्हें भी लगा कि बेटे की शादी की उम्र हो रही है, रिश्ता अच्छा है। हालांकि आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे कि धूमधाम से शादी करा सकें, लेकिन रिश्ता अच्छा आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, परिवार के लोग भी ठीक ठाक हैं। पता नहीं कब दूसरा रिश्ता मिलेगा, कैसा मिलेगा। यही सब सोचकर संजीव जी ने अपनी 7 बीघा जमीन बेच दी और शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए। झांसी में नारायण गार्डन करके एक प्रॉपर्टी है, जिसे अलग अलग कार्यक्रमों जैसे कि पार्टी, शादी के लिए बुक करते हैं। संदीप और सोनाली के परिवार ने भी मिलकर यही 1.5 लाख में बुक किया। आधा आधा लोग देंगे, पे करेंगे। ऐसे 75,000 रुपए लड़की वाले देते हैं और बाकी के 75,000 लड़के वाले। सोनाली के पिता ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर इंतजाम किए। चूंकि लड़का कमाने धमाने वाला है तो मन चाहे चीजें मांगते हैं कि इतने पैसे चाहिए, ये चीजें चाहिए। यहाँ संदीप के परिवार ने भी अपनी कुछ शर्तें और मांगे रखी। संजीव जी उनकी बातें सुनकर एक पल के लिए ठहर गए। इतनी तो हैसियत नहीं है, कहाँ से क्या करें। शादी से पहले ही विवाद हो गया कि उनकी बात मान लीजिए और शादी होने दीजिए, बाद में देख लेंगे क्या करना है, अभी शादी जरूरी है। जैसा कि संदीप के परिवार ने डिमांड रखी कि 20 लाख रुपए चाहिए, सोनाली के पिता वो पैसे नगद में देते हैं। सोने की भारी भरकम मोटी चेन दी। इसके अलावा बाकी जो सामान होते हैं जो पिता अपनी बेटी को देता है, वो सभी अच्छे अच्छे ब्रांडेड दिए। इसके बाद जाकर धूमधाम से शादी हुई। 17 फरवरी 2025 की सुबह 7 बजे सोनाली के पिता के पास कॉल आया था। इन्हें बोला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। पिता ने सोचा शायद सर्दी जुकाम या बुखार हो गया हो, बदलते मौसम में नॉर्मल है। इसके बाद पिता फोन रखकर नहाने जाने लगे। कुछ 10-15 मिनटों के बाद फिर से इनके फोन पर कॉल आया। इस बार बोला कि आपकी बेटी ने स्वयं के साथ ऐसा सब कर लिया है, हम मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं, आप भी पहुंचिए। पर पहले ससुराल वालों ने क्यों कहा कि तबीयत खराब हुई है, झूठ क्यों बोला?
जब मायका पक्ष मेडिकल कॉलेज पहुंचा और अपनी बेटी को देखा तो इन्हें कुछ शंका होने लगी। उसके ऊपर चोटों के निशान थे, उसके हाथ पैर और बाकी जगहों पर। सोनाली के पिता और कजन भाइयों ने जब हॉस्पिटल के स्टाफ से थोड़ी और बातचीत की तो एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। उन्होंने बोला कि सोनाली को भोर के 4 बजे यहाँ पर लेकर आया गया था। ये सुनकर सबको अजीब लगा। दामाद ने कहा कि वाइफ ने दरवाजा अंदर से बंद किया, ये डोर को जबरदस्ती खोलकर अंदर गए थे। इससे लगा कि दामाद की नींद इतनी भोर में क्यों खुली। ऊपर से ये फरवरी का महीना है, ठंड का मौसम है, ठंड में इतनी जल्दी कौन और क्यों उठेगा। और संदीप उस समय दूसरे कमरे में जाने की कोशिश क्यों करेगा। इससे शायद पहले से ही कुछ न कुछ पता हो कि क्या होने वाला है। चाहता तो ससुराल में पहले ही कॉल कर देता, 4-5 बजे ही, फिर भी 2-2.5 घंटे के बाद किया। इसने उस दौरान पुलिस को भी सूचित नहीं किया, बल्कि सोनाली को लेकर परिवार के साथ खुद ही हॉस्पिटल आया। इससे घटनास्थल भी खराब हो चुका है, पुलिस को क्या सबूत मिलेंगे। पुलिस को मायका पक्ष जब मेडिकल कॉलेज आया तो पिता ने ही कॉल करके बुलाया था। शुरू में जब सोनाली के परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो बेटी दर्शिता संदीप के साथ थी। उसने अपने नाना नानी को देखकर उनके पास आने की कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसको रोका। वो कुछ बोलना भी चाह रही थी, तब उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराने की भी कोशिश की गई। सोनाली के कजन भाई यानी मामा ने अपनी भांजी दर्शिता को देखा और उसको लिवाने के लिए उसके पास गए। ये सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम है। जैसे ही दर्शिता नानी के पास आई, मामा इसको लेकर आए, वैसे ही इसकी दादी, पिता, बड़े पापा सभी हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर उनका पोल खुलने का डर था, तभी बेटी को चुप कराया, नानी के पास जाने नहीं दिया और जब गई तो खुद गायब हो गए। उनके जाने से पहले दोनों पक्षों में विवाद भी हो गया था और संजीव जी ने पुलिस बुला ली थी। पुलिस के आने से पहले ही वो लोग हॉस्पिटल से चले गए। परिवार वाले हॉस्पिटल में ही धरना देने लग गए कि जब तक पुलिस उनको पकड़ती नहीं है, ये ना तो पोस्टमार्टम कराएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी इनको समझाते बुझाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। दोपहर बाद तक इसकी रिपोर्ट भी आ गई। इसमें 9 बड़े चोटों के निशान मिले जो जीवित रहने के दौरान दिया गया होगा। इसके बाद रस्सी वाली बात आई, यही आखिरी श्वास का कारण बनी। हॉस्पिटल के बेंच पर बैठकर दर्शिता ने जो ड्राइंग बनाई थी अपनी मम्मा की, उसमें उनके गले के पास जो हाथ दर्शाया गया उसको बेटी ने कहा कि ये पापा का हाथ है। यहीं पर पुलिस, मीडिया, परिजन सभी लोग मौजूद थे। नादानी में बेटी ने एक केस का खुलासा कर दिया अपनी ड्राइंग से। एक फिगर मम्मा को दर्शा रही है और दूसरा फिगर पापा के हाथ को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और परिवार के कहने पर पुलिस ने बीएनएस की धाराएं 80/2, 85, डीपी एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया। पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में 4 लोग नामजद किए जाते हैं। पति संदीप, सास विनीता, जेठ कृष्ण कुमार और जेठानी मनीषा। इसके अलावा 5 अननोन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। वो चारों लोग हॉस्पिटल से फरार हो चुके थे। पुलिस ने एक एक कर इन सबको उठाना शुरू कर दिया। सोनाली के पिता ने मीडिया में बताया कि शादी के 4 दिन के बाद से ही संदीप और उसके परिवार वाले बेटी से कार की डिमांड करना शुरू कर देते हैं और ताने भी देने लगे। उनका बेटी को परेशान करना शुरू हो गया कि तुम्हारा परिवार कैसा है, ढंग की चीजें लेकर तुम नहीं आई हो, जबकि दहेज में 20 लाख रुपए कैश, सोने की चेन, इसके अलावा बाकी सामान भी मिले थे। शादी में सभी बारातियों को अलग अलग प्रकार के भोजन कराए गए, उच्च कोटि की सजावट की गई थी, बेटी को गहने जेवरात भी दिए। शुरू में सोनाली कुछ भी अपने घर पर नहीं बताती है, सब अकेले ही सहन करती रही। सोचा कि नई नई आई है, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, परिवार इसको आगे चलकर अपना लेगा। पर ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी सोनाली अपने घर पर बात करती, भले ही कुछ ना बताए, लेकिन माता पिता के साथ रिश्ता तो अलग प्रकार का होता है। ये समझ जाते हैं कि बेटी कुछ दिक्कत में है। एक दिन पिता ने अपनी कसम देकर पूछा कि क्या बात है। तब सोनाली बताती है कि ससुराल के लोग कार मांग रहे हैं दहेज में, लेकिन संजीव जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि कार खरीद सकें। पहले ही जमीन बेचकर शादी करा चुके हैं। 2020 के आसपास सोनाली को एक नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया क्योंकि ये मां बनने वाली थी। बच्चे के आने का समय करीब था। दोनों ही परिवार काफी ज्यादा खुश थे। उधर मायका पक्ष भी नर्सिंग होम के लिए रवाना हो गए। इधर बच्चे का जन्म हुआ, पता चला कि बेटी हुई है। ये सुनते ही ससुराल वाले बहू को अकेले ही नर्सिंग होम में छोड़कर घर चले गए। मायका पक्ष यहाँ पर पहुंचता है, बेटी और नातिन को संभाला, जैसे तैसे इंतजाम करके पिता ही 30,000 रुपए हॉस्पिटल बिल भरते हैं और गाड़ी बुक करके बेटी को अपने साथ घर ले आए टीकमगढ़। महीने 1.5 महीने सोनाली और दर्शिता यही रहीं। परिवार ने अच्छे से देखभाल किया। इसके बाद नशे की हालत में संदीप देर रात को ससुराल आया और सोनाली से कहा कि घर चलो। सोनाली अभी रिकवर नहीं हुई थी, फिर भी पति की जिद के आगे जाना पड़ता है। सभी जानते थे कि ससुराल के लोग बहू का ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे, फिर भी क्या कर सकते हैं। सोनाली ने सोचा कि बेटी के जन्म के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए, ससुराल के लोग इनको अपना लें, लेकिन इसका उल्टा होता है। उन लोगों को बेटा चाहिए था वंश आगे बढ़ाने के लिए, ना कि बेटी चाहिए। जैसे ये लोग खुद दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, कल को बेटी के ससुराल जाने के बाद उसको भी दहेज देना पड़ेगा। एक तो कार लेकर नहीं आई, ऊपर से बेटी को जन्म दिया। इसके बाद सोनाली पर और भी अत्याचार शुरू हो गए।
संदीप इस पर हाथ भी उठाने लगा। जेठ और जेठानी भी पिटाई करते हैं, डांटते फटकारते हैं। घर के सारे काम सोनाली को ही करने पड़ रहे थे। एक दिन सोनाली सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई। अच्छी नहीं बनी तो उन लोगों ने इस पर ही दिया। चाय गर्म थी। 2022 में एक दिन सोनाली तवे पर रोटी बना रही थी, तभी संदीप आया और उसका हाथ तवे पर रख दिया और देर तक दबाए रखा। उसके बाद उसके पेट पर अपना पैर भी चलाता है। सोनाली के पिता बताते हैं कि 8 दिनों तक बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रही, राम राजा हॉस्पिटल, जो कि झांसी में ही है। इसके ठीक होने के बाद पिता बेटी और नातिन को मायके ले आए। फिर सोनाली ने परिवार के साथ थाने जाकर दहेज इत्यादि का केस कर दिया। एग्जैक्ट चार्जेस की बात करें तो आईपीसी सेक्शन 498A, 223, 504, इसके साथ डीपी अधिनियम सेक्शन का 3 और 4 भी लगा। ये मामला झांसी के कोर्ट में जाता है। ट्रायल शुरू हुआ, तारीख बढ़ती गई, दोनों परिवार चक्कर लगाते गए। 2 साल तक ये चलता है। 2024 आ गया। अब केस अपने अंतिम चरण में था, जल्दी ही फैसला आता। संदीप को जब लगा कि ये जेल जाएगा, इसकी नौकरी छूट जाएगी, बदनामी होगी, इसके बाद ये मौका देकर कोर्ट में ही सोनाली से बात करता है। उससे केस वापस लेने का आग्रह किया, हाथ पैर जोड़ता है, बेटी की कसम देता है, काफी मिन्नतें की। सोनाली और बाकी परिवार भी सोचते हैं कि शायद संदीप को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेन घटना से 6 महीने पहले इन्होंने केस वापस ले लिया। 2 साल से सोनाली बेटी के साथ मायके में थी। संदीप ने कहा कि अब घर चलो, बहुत हो गया, अब सभी लोग प्यार से रहेंगे। हालांकि सोनाली के पिता अभी भी थोड़ा झिझक रहे थे कि इतने लंबे समय तक झगड़े चले, अचानक सब कुछ ठीक हो गया, थोड़े बहुत कुछ महीने और बेटी को मायके में ही रहना चाहिए, अभी जाना ठीक नहीं। लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर भेजना पड़ा। आखिर कितने दिन बेटी मायके में रहेगी, समाज के लोग क्या सोचेंगे। अब तक बेटी दर्शिता भी थोड़ी समझदार हो चुकी है। इसने मीडिया में बताया कि पहले पापा ठीक थे, अच्छे से बात करते थे, फिर अचानक उनका व्यवहार बदल गया। वो बहुत गुस्सा करने लगे, घर से पैसे लेकर शराब पीने जाते हैं, नशे में घर पर आकर मम्मा से झगड़ा करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं। एक दिन परेशान होकर बेटी ने खुद पिता का विरोध किया कि मम्मा के साथ ऐसा मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर पिता बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा के साथ तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। दादी भी पापा को कुछ नहीं बोलती थी, वो भी ठीक से व्यवहार नहीं करती। पोस्टमार्टम के बाद मायके वाले बेटी को लेकर बड़ा गांव गेट के पास मुक्ति धाम गए अंतिम संस्कार के लिए। वहां पर ससुराल पक्ष के कुछ लोग भी आए, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। अब ये हुआ कि अंतिम संस्कार की रस्में कौन निभाएगा। 5 साल की बेटी ने सारी चीजें की, रस्में निभाई। परिजन गोद में लेकर रीति रिवाज करवाते हैं, मुखाग्नि दिलवाई। बेटी अभी नादान थी, इसे शायद एहसास नहीं कि क्या हो रहा है। इसे तो अंतिम संस्कार का मतलब ही नहीं पता होगा, शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती। ये सब देखकर वहां खड़े लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे कि कैसी चीजें बेटी को देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं। पुलिस संदीप को पकड़ चुकी थी और पूछताछ करने लगी। 12 फरवरी को पत्नी बेटी के साथ कजन भाई की शादी में गई। संदीप वहां पर क्यों जाएगा, इसका ऑलरेडी अपने ससुराल वालों से बन नहीं रहा था। वहां अगर जाए तो शायद फिर से झगड़ा हो सकता है। परिवार से भी कोई नहीं जाता, केवल पत्नी और बेटी गई। हालांकि इन दोनों को तो परिवार का हिस्सा समझते ही नहीं थे। 16 फरवरी के दिन संदीप ने सोनाली को कॉल किया और तुरंत घर वापस आने का ऑर्डर दिया। यह भी कहा कि अगर आज नहीं आई तो कभी आना भी मत, इसे अपनी बेटे की याद आ रही है, उसको देखना है, जल्दी से लेकर आओ। अब सलोनी क्या करे, इसको डर भी लग रहा था, वापस से उस नर्क में जाना है, नहीं गई तो और भी दिक्कत हो सकती है। घर वालों ने भी इसको समझाया और भेज दिया। 16 फरवरी की शाम 6 बजे तक ये ससुराल पहुंच गई। रात को डिनर के बाद फिर से पति पत्नी के बीच कमरे में झगड़ा हुआ। बेटी वहीं पर सो रही थी, आवाज से इसकी नींद खुल गई। इसने देखा कि पिता ने माँ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, माँ विरोध भी कर रही है। फिर पिता ने पीछे से जोर से डंडा चलाया सर पर, सोनाली जमीन पर गिर गई। इसके बाद संदीप गले पर हाथ रखता है और कहानी समाप्त कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम ये केवल बेहोश हुई होंगी, लेकिन संदीप को लगा कि काम खत्म हो चुका है। इसके बाद ये रस्सी लेकर आया, पंखे पर लगाया। ये भी इसकी साजिश थी ताकि कल को झूठी कहानी सुना सके। इसने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि नादान है, छोटी है, क्या ही बोलेगी, इसको क्या ही समझ आया होगा। लेकिन यही दर्शिता मीडिया के सामने सारी कहानी सुनाती है। आगे भोर में ये उठता है, ड्रामे किए और परिवार के साथ पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। अगर संदीप ने गुस्से में किया होता तो ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाता। परिवार का यही कहना है। पूरा ससुराल मिला था, सारा इंतजाम करके रखा। घर में कैमरे लगे हैं, उसको भी अपनी एक्टिंग से चकमा देना है। अगर कैमरे बंद कर दिए तो सीधे संदेह इन पर ही जाएगा, इसलिए ऑन रखना जरूरी है। और ड्रामे किए। ये मामला झांसी के ट्रायल कोर्ट में जाता है। पुलिस ने बेटे के ड्राइंग को भी एविडेंस के तौर पर रख लिया। आगे संदीप बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करता है, अर्जी लगाता है, जिसे इनकार कर दिया गया। फिर इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। उधर इसकी मां विनीता को बेल मिल चुकी थी, वो जेल से बाहर आ गई। इसके अलावा बाकी जो लोग थे उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, यानी केस में उनका कोई हाथ नहीं है, छोड़ देते हैं। इधर संदीप के बेल के लिए सुनवाई हुई। इसने कहा कि ये निर्दोष है, केस में इसका कोई हाथ नहीं, पुलिस फंसा रही है। दरवाजा तो अंदर से बंद था, मैंने उसको जबरदस्ती खोला था और अंदर गया। सीसीटीवी के अनुसार यही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जीवन जाने का कारण रस्सी आया है, जिसके पीछे पत्नी स्वयं ही है, ये नहीं।
ऊपर से पुलिस ने इतना लेट एफआईआर क्यों दर्ज किया? घटना 16 फरवरी की रात 11:30 बजे के आसपास हुई होगी और एफआईआर दर्ज हुई 17 फरवरी की दोपहर बाद 3:15 बजे के आसपास। पुलिस ने बेटी की गवाही भी रिकॉर्ड नहीं की है। सामने के वकील ने भी आर्ग्यू किया कि पहले भी इस पर दहेज का केस हो चुका है। मुकदमा 2 साल तक कोर्ट में चला। ये दहेज के लिए पत्नी को काफी परेशान करता था। ये ओपन एंड शट केस है, पुरानी घटनाएं हैं, रिकॉर्ड्स हैं। एक बार तो पुलिस भी दोनों का काउंसलिंग कर चुकी है। हाई कोर्ट ने सारी चीजें सुनी और अगस्त 2025 के आसपास बेल को कैंसिल कर दिया। अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है कि संदीप जेल में है, यही मेन आरोपी है। इसकी मां बेल पर बाहर घूम रही है और बाकी लोग बाइज्जत छूट चुके हैं। वो बेटी जब बड़ी होगी और वापस सारी चीजें याद करेगी तो उस पर क्या बीतेगी। फिलहाल उसके नाना नानी अपने साथ ले गए, वही देखभाल करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।